वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम महबूब इलाही है। ये घटना मेरे साथ सन 1980 में पेश आई जब मैं 25 साल का था। उस वक्त शहर इतने आबाद नहीं थे, आबादी बहुत कम और दूर दूर थी। हम एक गांव में रहते थे और मैं पेशे के लिहाज से एक कोचवान था। चूँकि उस वक्त आने जाने के लिए मोटरसाइकिल गाड़ियाँ वगैरह आम नहीं थीं। कहीं आने जाने के लिए आम तौर से तांगे इस्तेमाल होते थे। हम जहाँ रहते थे वहाँ लगभग 40 घर और भी थे। उनमें एक घर अहमद खान का था, जिसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी और कई बार उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ जाता था। घटना कुछ यूँ है कि गर्मियों की एक रात अचानक 10 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हॉस्पिटल शिफ्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इलाका चूँकि वीरान था, इसलिए उस वक्त कोई भी कोचवान हॉस्पिटल ले जाने पर राज़ी नहीं था। अहमद खान की बीवी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मैं फितरतन एक बहादुर जवान था। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं फ़ौरन तांगा लेकर उनके घर पहुंचा और मरीज़ को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। रात 12 बजे हम सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और मरीज़ को एडमिट करवाया। मुझे सुबह गांव से दूसरी सवारियों को भी लाना था, क्योंकि यही मेरी कमाई का एकमात्र ज़रिया था। इसलिए मरीज़ को हॉस्पिटल एडमिट करवाते ही मैं गांव के लिए रवाना हुआ। उस वक्त लगभग रात के 1 बजे होंगे जब मैं अपने गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क पर मुड़ा। गांव में लोग शाम से पहले ही सो जाते थे और आधी रात के वक्त इतना सन्नाटा आम सी बात थी। मगर आज माहौल में कुछ अजीब रहस्यमयी सा था। यूँ लग रहा था जैसे कुछ अनोखा होने वाला है। चाँद की 4 या 5 तारीख थी, इसलिए रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरे पास एक लालटेन थी जो कि तांगे के साथ बंधी थी। मैं कुछ दूर ही चला था कि मेरी नज़र एक बुर्का पहने औरत पर पड़ी, जो कि रास्ते के दाहिनी तरफ खड़ी हाथ के इशारे से रुकने का इशारा कर रही थी। मैं रात के इस वक्त एक अकेली औरत को यूं बीच रास्ते में देखकर हैरान हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि ना रुकूं, मगर फिर ये सोचकर कि कोई सचमुच मुसीबत की मारी ना हो, मैंने तांगा रोक दिया। तो वो औरत तेज़ी से मेरी तरफ आई और मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं उसे साथ वाले गांव छोड़ दूं, क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार है और बहन की बीमारी का सुनकर वो अपने गांव से पैदल आ रही है। लेकिन अब उससे और नहीं चला जा रहा। मैंने मुसीबत की मारी समझकर तांगे के पीछे उसे बैठने की इजाज़त दे दी। अभी हम थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ कि तांगा पीछे वाली साइड से भारी होता जा रहा है और इस वजह से घोड़े के पांव उखड़ने लगे। मैंने एकदम तांगा रोक दिया और उतरकर उस औरत की तरफ आया। उससे पूछा कि पीछे तो सिर्फ वो बैठी है, फिर इतना वज़न कहाँ से आया। उस औरत ने जवाब दिया कि तुम इस बात को छोड़ो, बस तांगा चलाओ। मैं हिचकिचाते हुए जैसे ही मुड़ने लगा तो मेरी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ी। ये देखकर मेरा डर से बुरा हाल हो गया कि उसके पाँव उल्टे हैं। मुझे लगा कि आज तो मेरी खैर नहीं। मुझे देखकर वो औरत समझ गई कि मुझे पता चल गया है। उसने गुस्से में कहा कि तांगा चला और पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना तेरा कलेजा निकालकर चबा जाऊंगी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। खैर, मैंने दुआ पढ़ते हुए तांगा अंधाधुंध दौड़ा दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा और तांगा घर के सामने जाकर ही रोका और बिना इधर उधर देखे दौड़ते हुए घर में दाखिल हो गया। उस रात मुझे कपकपी के साथ तेज़ बुखार हो गया। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद जाड़े जैसी ठंड लगने लगी। बुखार की वजह से उस दिन मैं घर से बाहर नहीं गया। मेरे घर में कुल 7 लोग रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप, दादी और मेरी 3 बहनें। गर्मियों की वजह से सब लोग खुले आंगन में चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। रात 2 बजे का वक्त होगा कि मेरी आंख एक अजीब से एहसास से खुली। मुझे यूँ महसूस हुआ
कि जैसे कोई मेरे बालों में धीरे धीरे उंगलियां चला रहा है। जैसे ही मैंने अपने सरहाने की तरफ देखा तो एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी थी। उसको देखकर जैसे ही मैंने चीखने के लिए मुंह खोलना चाहा तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे कान में गुर्राई कि अगर अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी प्यारी है तो चुप रहो। मैंने डर के मारे चुप साध ली। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। वो रोज रात को उसी वक्त आती और मेरे बालों में उंगलियां चलाती। मैं दिन ब दिन और बीमार होने लगा और डर से खाना पीना छूट गया। मेरी हालत देखकर घरवाले बहुत परेशान थे कि हमारे अच्छे भले बेटे को पता नहीं कौन सा रोग लग गया है कि यूं खुलता जा रहा है। शहर के सब डॉक्टरों को दिखा लिया, सब टेस्ट करवा लिए, मगर सब एक ही बात कहते कि इसको कोई बीमारी नहीं है। मैं अपने घर वालों की परेशानी देख रहा था, मगर उनको इस डर के मारे कुछ नहीं बताता था कि कहीं वो चुड़ैल उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मेरे घर वाले जब मायूस होने के करीब थे तो मुझे देखने आए हुए किसी रिश्तेदार ने मशवरा दिया कि किसी आमिल वगैरह के पास भी जाकर देखो, हो न हो ये ज़रूर किसी ऊपरी चीज़ का असर है। घर वालों को उम्मीद की एक किरण नजर आई और अगले ही दिन मेरे वालिद और चचाजाद भाई दूसरे गांव रवाना हुए, क्योंकि वहां उन दिनों एक आमिल की बहुत शोहरत थी। 2 दिन बाद वो लोग उस आमिल को लेकर लौटे। उस आमिल ने मेरी हालत देखते ही कह दिया कि इस पर बहुत खतरनाक चुड़ैल का असर हो गया है। मैं उसको भगाने का अमल रात 12 बजे के बाद शुरू करूंगा, जो कि 3 दिन जारी रहेगा। इस बीच मेरे और इस जवान के अलावा कमरे में कोई नहीं आएगा। रात 12 बजे अमल शुरू हुआ। सब घर वाले आमिल के कहे अनुसार आंगन में थे। अमल शुरू होने के कुछ देर बाद तक तो खामोशी रही, मगर अचानक ही जोरदार चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे लगता था कि हजारों चमगादड़ें मिलकर चीख रही हों। आमिल ने अपना अमल जारी रखा। देखते ही देखते कमरे के एक कोने में काला काला धुआं जमा होना शुरू हो गया और उस धुएं ने एक भयानक चुड़ैल की शक्ल धार ली। आमिल के अमल की वजह से वो चुड़ैल अपनी असल शक्ल में आई थी। उसके लंबे लंबे नुकीले दांत थे और हाथों और पांव के नाखून भी लंबे और नुकीले थे। बालों ने चेहरे के अलावा पूरी बॉडी को ढांप रखा था। आंखों के टिले बाहर की तरफ लटके हुए थे और नाक सिरे से गायब थी। उसके आते ही कमरे में अजीब किस्म की बदबू फैल गई, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुहाल होने लगा। मेरी डर की वजह से बड़ी बुरी हालत थी, क्योंकि वो मेरे सामने हमेशा शक्ल बदल कर आई थी, जिससे इतनी डरावनी नहीं लगती थी। उस चुड़ैल ने आते ही गुर्रा कर कहा कि तू कौन होता है जो मुझे मेरे प्यार से दूर करने की कोशिश कर रहा है। आमिल को देखते ही उसकी आंखों से शोले निकलने लगे और वो ये कहते हुए उसकी तरफ झपटी कि तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे और मेरे प्यार के बीच आए। उसने आमिल को उठाकर दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया। आमिल की चीखों की आवाज सुनकर सारे लोग जो आंगन में मौजूद थे कमरे की तरफ दौड़े। इतने लोगों को आता देखकर चुड़ैल ने आमिल को यह कहते हुए छोड़ दिया कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज बच गया, मगर आइंदा यहां कभी मत आना वरना जिंदा नहीं जाएगा, और गायब हो गई। इतने में घर वाले कमरे में पहुंच गए। आमिल की हालत देखकर सब दंग रह गए। आमिल ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि इस चुड़ैल का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग मुझे जाने दीजिए। मेरे घर वालों ने आमिल की बहुत मिन्नतें की, मगर वो सर पर पांव रखकर भाग गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे घर वालों को अब पता चल गया था कि मेरी ये हालत क्यों है, और वो हर पल मेरे साथ रहने लगे। रात को मेरी चारपाई सबकी चारपाइयों के बीच बिछाई जाती। 2 रातें घर वालों ने बारी बारी जागते और मुझ पर पड़ पड़ कर फूंकते गुजारी। ये तीसरी रात थी और आज जागने की बारी मेरी 2 छोटी बहनों की थी। बेचारी दिन भर का काम काज करके थकी हुई थी, इसलिए जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ दोनों की आंख लग गई। उनके सोते ही वो चुड़ैल मेरे पास आ गई और उसी तरह बालों में उंगलियां फेरने लगी।
ڈر کی وجہ سے میں کوئی سوال نہیں کر سکا اور صبح پھر سے میری حالت خراب ہو گئی۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ پھر سے وہ میرے پاس آئی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا اور ان کے شور کی وجہ سے پورے گاؤں والے ہمارے گھر میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے میرے والد کو ایک حافظ صاحب کا بتایا جو کہ یہاں سے دور ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ بہت نیک انسان تھے۔ ان کے پاس اکثر جنات تعلیم حاصل کرنے آتے رہتے تھے۔ میرے والد اور چچا فوراً ان کو لینے کے لیے روانہ ہوئے اور اگلی صبح حافظ صاحب کو لے کر گاؤں پہنچ گئے۔ تب تک میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں بے ہوشی کی حالت میں تھا اور عجیب باتیں کر رہا تھا۔ خیر، حافظ صاحب نے آتے ہی گھر کے سارے لوگوں کو دعا پڑھنے کے لیے کہا۔ سارے لوگ دعا پڑھنے لگے۔ تب حافظ صاحب نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا تو وہ چڑیل چیختی چلاتی حاضر ہو گئی۔ حافظ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ بہت سال پہلے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گاؤں سے اگلے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام نیلم ہے اور وہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، لیکن وہ لڑکا ڈاکوؤں کے ایک حملے میں مارا گیا اور نیلم اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے نکل گئی، مگر اس کو اس لڑکے سے اس حد تک محبت تھی کہ وہ راستے میں ہی مر گئی اور اس کے گھر والے ڈاکوؤں کے ڈر سے اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تب سے اس کی آتما ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اتفاق سے میری شکل اس لڑکے سے ملتی تھی جسے وہ پیار کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ اس کا پیار اسے واپس مل گیا ہے۔ تب اس نے میرے قریب آنے کے لیے یہ سب کیا اور اب مجھے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گی۔ حافظ صاحب نے اسے سمجھایا کہ اس کا اور میرا ایک ہونا امپاسبل ہے اور میں ایک بوڑھے باپ اور 3 بہنوں کا اکلوتا سہارا ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دے ورنہ وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اس نے حافظ صاحب سے کہا کہ وہ ایک شرط پر مجھے چھوڑنے کو تیار ہے۔ اس کی ہڈیوں کو لا کر اس کو عزت کے ساتھ قبر میں دفنایا جائے تاکہ اس کی آتما کو سکون مل سکے، اور بتایا کہ فلاں فلاں جگہ زمین میں اس کی ہڈیاں موجود ہیں۔ حافظ صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا اور مجھ پر طرح طرح کی دعا پڑھ کر پھونکتے رہے۔ کچھ دیر بعد میرا بخار کم ہونا شروع ہو گیا اور مجھے ہوش آ گیا۔ میری باڈی بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گھر والوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ حافظ صاحب نے جاتے جاتے پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا اور مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی گھٹنا پیش نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے کوچوانی چھوڑ دی اور اپنے گاؤں میں ایک کرانے کی دکان کھول لی۔ دھیرے دھیرے ہمارا گاؤں شہر کا حصہ بن گیا اور میرے کاروبار میں بھی ترقی ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔